जय मां शारदे। नमस्कार दोस्तों, चैनल पे आपको स्वागत है। जेटेट झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2016 के पूछे गए सभी प्रश्नों को आज हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों, उससे समझने वाले हैं। केवल देखने मात्र से याद हो जाए इससे कुछ हम लोग इसमें ट्रिक लगाने वाले हैं। तो दोस्तों आज आप लोग टोटल 120 क्वेश्चन से देखने वाले हैं। टोटल 120 क्वेश्चन से देखने वाले हैं। तो चैनल पर बने रहिए। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पर डे हम लोग 100-200 क्वेश्चन से देखने को मिलेगा चैनल पे आपको। और इसी तरह से आपको अगर 2 वीडियो यदि देखते हैं तो कम से कम 2 दूने 400 क्वेश्चन आंसर एक दिन में करने को मिलेगा। अगर एक दिन में 400-500 क्वेश्चन से करेंगे तो जेटेट का जो है एकदम पक्का है कि शून्य मात्र से आपकी तैयारी हो सकता है दोस्तों, कोई बड़ी बात नहीं है। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन से हिंदी की हमारी, इसे देखेंगे। हम पृथ्वी की संतान है, हमसे एक तात्पर्य है। हम मतलब क्या है, इस संसार के सभी लोग। यहाँ पे पृथ्वी के जो संतान हैं, पृथ्वी का संतान है तो कौन है, तो ये संसार के सभी लोग संतान है। अगला देखते हैं पर्यावरण की पर्यावरण की संधि विच्छेद क्या होगा। तो पर्यावरण का संधि जो परि जो आवरण बराबर पर्यावरण होता है, तो इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस याद रखना है सर्वनाश। सर्वनाश से उबरा जा सके, सर्वनाश से उबरा जा सके। तो उबरा माने क्या होता है, उबरा माने बचा जा सके, उबरा माने बचा जा सके। गद्यांश में चरितार्थ की उल्लेख है, तो किसकी चरितार्थ की उल्लेख है और इसका आशय क्या है। देखो चरितार्थ का उल्लेख है मतलब सिद्ध करना होता है, ठीक है। बहस करना है, अपनाना है, ये सब सब नहीं है, तो क्या हो, सिद्ध करना है, ठीक है। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं इसमें क्या है। अगला 5वां क्वेश्चन है दोस्तों, 5वां क्वेश्चन से है और वो 5वां क्वेश्चन हमारा पार्थ का क्या प्रतिज्ञा है। पार्थ का प्रतिज्ञा क्या था, जयद्रथ का वध करने की था प्रतिज्ञा, ठीक है। रवि शशि अनल अंबर मही के पर्यायवाची क्या है। तो देखिए रवि सूर्य भगवान को कहा जाता है, होगा सूर्य, सूर्य रात्रि अग्नि आकाश पाताल। तो इसमें क्या है, इसमें पर्यायवाची पूछा है दोस्तों। पर्यायवाची क्रमशः है तो कौन सा पर्यायवाची है, तो इसमें हम लोग देखना है, तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं, भाषा का अस्तित्व एवं विकास समाज के बाहर नहीं है। भाषा का अस्तित्व और विकास समाज के बाहर नहीं हो सकता है, बाहर नहीं हो सकता है। तो ये भाषा का जो अस्तित्व है विकास और समाज के बाहर नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता है, तो ये होगा आपका उत्तर, सही उत्तर होगा ऑरेंज, ठीक है। भारतीय भाषाओं को संविधान की किस अनुसूची में देखा गया, तो अष्टम जो है, अष्टम होगा इसमें, संविधान की अष्टम में दिया हुआ है अनुसूची, अष्टम अनुसूची में संविधान के बारे में दिया गया है। किसके बारे में, भाषा के, भारतीय भाषाओं को संविधान के अनुसूची 8 में दिया गया है, ठीक है। सेना नायक शब्द कौन समास है। सेना नायक जो है, देखिए सेना और सेना का नायक है, यहाँ एक है, ठीक है। अगर पूरा सेना नहीं है, सेना नायक है, तो सेना का जो मेन सेनापति होता है, तो सेनापति क्या है, तत्पुरुष है, ठीक है। अगला क्वेश्चन से देखते हैं, अन्वेषण शब्द का संधि विच्छेद क्या है। अन्वेषण शब्द का संधि विच्छेद पूछा है। अन्वेषण का जो होगा अनुजोड़ेशन सही होगा, अनुजोड़ेशन, ठीक है। रचयिता का लिंग परिवर्तन शब्द है। रचयिता का लिंग परिवर्तन शब्द जो है रचय, ठीक है। उसका लिंग अगर देखेंगे, यानी कि रचयिता जो है ये आपका जो पुल्लिंग है, तो इसका स्त्रीलिंग हम लोग निकालना है, तो इसका स्त्रीलिंग होगा रचयित्री। तो इसमें इत्री लगता है, ठीक है। तो लास्ट में से ता है, आकार को इकार में बदलकर हम लोग इसको बना सकते हैं, तो रचयिता का रचयित्री होगा। अगला क्वेश्चन देखने में है कि चिकना घड़ा होना मुहावरे का अर्थ। चिकना घड़ा होना मुहावरा जो होता है, चिकना घड़ा होना मतलब निर्लज होना। चिकना घड़ा होना मतलब निर्लज होना होता है, तो चिकना घड़ा होना मतलब निर्लज होना, ठीक है। गुणवाचक विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है, मैंने इसमें से जो वाक्य दिया है इसमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है, ये हमें छांटना है। तो यह भूखंड आयताकार है, ये इसमें तो देखिए क्या है, यह जो भूखंड है ये कैसा है, आयताकार है। तो जो गुणवाचक विशेषण कहते हैं जिसमें रंग रूप गुण आकार का बोध होता है, ठीक है, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो ये आपका सही है उत्तर। देखिए ढाक के 3 पात मुहावरे का अर्थ होता है स्थिति जो की त्यों रहना, स्थिति जो की त्यों रहता है उसको बोलते हैं ढाक के 3 पात। और इसका है परासपात में 3 ही पात, परासपात में 3 पात, ढाक के 3 पात, इस तरह का इसका मुहावरा होता है, ठीक है। तो होगा मतलब स्थिति जो का त्यों, जो था वही रहे, जैसा का वैसा ही रहना,
इसको कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन से हम लोग चलते। शिक्षा के स्तर में ह्रास का मुख्य कारण क्या है? शिक्षा के स्तर में जो ह्रास हो रही है उसका मुख्य कारण क्या है? तो ये शिक्षा के कारण जो ह्रास हो रही है उसका मुख्य कारण क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा इनमें सभी, क्योंकि देखो छात्रों की लापरवाही है ना, तो ये आपका छात्रों की लापरवाही, शिक्षकों की या पारंगतता और अभिभावकों की विचारात्मकता का ये सभी होगा। इसमें शिक्षा के स्तर में जो ह्रास हो रही है इसका कारण सभी है, कहीं ना कहीं हम सभी की वजह से ऐसा हो पा रहा है। चलिए आगे दोस्तों अगला क्वेश्चन से हम लोग देखते हैं, और ये अगला क्वेश्चन से आपके सामने स्क्रीन पे 32 का। तो 32 का क्वेश्चन से दोस्तों, स्वांगीकरण का दूसरा नाम क्या है? देखिए स्वांगीकरण का दूसरा नाम पूछा है तो ये प्रतिपादन होगा। स्वांगीकरण ये नाटक वगैरह में ज़्यादा देखने को मिलता है। लज्जा एवं गर्व का भाव किस दशा में विकसित होता है? लज्जा भाव का किस दशा में होता है? कौन सी दशा में लज्जा आने लगती है, गर्व होने लगता है? तो ये सब जो होती है ये आपका बाल अवस्था से ही आरंभ हो जाती है, बाल अवस्था से विकसित हो जाती है। ठीक है, अगला जो क्या है, निम्नलिखित में से मूल्यांकन शिक्षक के लिए किस रूप में सहायक है? मूल्यांकन शिक्षक जो है, मूल्यांकन शिक्षक के लिए किस रूप में सहायक होता है? तो ये आपका सही उत्तर होगा इसमें डी सही। देखिए दोस्तों एक चीज़ हम बताना चाहेंगे कि जिसका क्वेश्चन में 90% बोल सकते हैं कि 99% लगभग ऐसा होता है दोस्तों, जिसमें इनमें सभी दिया रहता है, वो अधिकतर सही होता है। इसमें आँख बंद करके तो मारते जाना है। ठीक है, चलिए अगला हम इसमें देखिए, अगर कहा जाए तो इसमें देखिए, यह क्रिया शोध हेतु नए मार्ग खोलता है, ये सही है। ठीक है, शिक्षक अपने छात्रों को विभिन्न समूहों में वर्गीकृत कर सकता है, ये भी सही बात है। और शिक्षक अपने छात्रों को तत्काल प्रतिपुष्टि दे सकता है, प्रतिपुष्टि भी दे सकता है ना, तो ये भी सही है। तो बुद्धि एवं सृजनात्मकता जो है वो है किस में है? तो बुद्धि और सृजनात्मकता दोनों जो है ये घनात्मक रूप में संबंधित है, घनात्मक रूप से संबंधित तो है ही। ठीक है, अगले क्वेश्चन से देखते हैं। 36 में दिया है, संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा संगठन शिक्षा से संबंधित है? संयुक्त राष्ट्र संगठन जो है उसमें शिक्षा से संबंधित जो है, शिक्षा से संबंधित कौन है? तो ये आपका शिक्षा से संबंधित जो है वो है UNESCO, वो होगा सही उत्तर। किस उम्र तक बच्चों को आदत विकसित होती है? किस उम्र तक बच्चों में आदत विकसित हो जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा बी, जन्म। ठीक है, जन्म से ही जो है बच्चों में आदत आने लगती है, आने स्टार्ट हो जाती है। कौन सा विकास का सिद्धांत है? विकास का सिद्धांत तो कौन सा है? देखिए विकास का जो सिद्धांत है, विकास का सिद्धांत है ये कौन सा है? तो इसमें आपका सही उत्तर होगा ये का, कि यह सबके लिए समान गति से आगे नहीं बढ़ा है ना, नहीं बढ़ता है। इस सबके लिए समान गति आगे नहीं बढ़ता है। विकास का सिद्धांत जो है सबके लिए अलग अलग कुछ एक जैसा नहीं होता है। ठीक है, बाल दिवस से बाल विकास एक प्रणाली है। बाल विकास है क्या एक प्रणाली है? बाल विकास जो प्रणाली है वो सतत है। ठीक है, क्रमिक है, लगातार चलती रहती है। बाल विकास जो है यह बोला जाता है मनुष्य एकदम गर्भ से लेके कब्र तक सीखता है। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन से है दोस्तों आपके सामने, यौवन पुरुष या स्त्री होने के जैविक गुणों को संदर्भित करता है, जबकि लिंग संदर्भित करता है। तो क्या होगा सही उत्तर? इसका आपका आकलन करें तो सही उत्तर होगा बी नंबर का, पुरुष या स्त्री अथवा मातृ जाति या पितृ जाति होने के सामाजिक रूप से निर्मित गुण होता है। ठीक है, बच्चों को पिछड़ा कहते हैं। कब पिछड़ा कहते हैं? आदि हम लोग देखते हैं कि उसके प्रतांक उसकी कक्षा का निकटतम अंक होता है। यदि उसका कक्षा का देखते हैं कि प्रतांक उससे सबसे निकटता का अंक होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे पिछड़ा कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? उसे पिछड़ा कहते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन से है कि उचित प्रेरक समावेश परिस्थितियों के लिए, उचित प्रेरक आवेश परिस्थितियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? तो कौन सा आवश्यक है? तो इसमें देखिए, बैठने की समुचित व्यवस्था, स्थिर एवं शांतिपूर्ण परिवेश, सहयोगी एवं
स्पर्धामूलक समूह स्थिति। तो ये जहाँ तक हमें लग रहा है तीनों सही है और इनमें से सभी ही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है वो अगला क्वेश्चन है, बच्चों का विकास निम्न में से विकास परिमाण है, कौन सी विकास का परिमाण है? ये आनुवांशिकता क्या है कि पर्यावरण का है कि आनुवांशिकता तो पर्यावरण ये मध्य अन्योन क्रिया है या आर्थिक क्रिया है। तो इसमें से हम लोग जो अगर देखेंगे तो सही उत्तर जो है वो आपका सी का आएगा, क्योंकि आनुवांशिकता भी होती है पर्यावरण के मध्य जो है वो अन्योन क्रिया होती है। आनुवांशिकता और पर्यावरण जो है ये दोनों के बीच में अन्योन क्रिया होती है और इसी का परिमाण विकास परिमाण होता है बच्चों की। ठीक है, कक्षा कक्ष में छात्रों की इच्छा को प्रभावित करने वाले बाह्य कारक कौन से हैं? कक्षा कक्ष में छात्रों की इच्छा को प्रभावित करने वाले बाह्य कारक कौन है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा संस्कृति और प्रशिक्षण। संस्कृति और प्रशिक्षण ये दोनों सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल जो है, शिक्षण समझ के क्रियाकलापों के स्तर को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण विषय। ठीक है, यानी कि शिक्षा समझ जो है उसको क्रियाकलाप को स्तर को यदि हम बनाने ही रखना चाहते हैं, कंटिन्यू एक जैसा करना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? तो इसलिए आपको प्रबंधन होना चाहिए, शायद योग्य शिक्षक भी चाहिए और कुशल प्रशासन भी चाहिए, यानी कि इनमें से सभी होगा। ठीक है, कमज़ोर आगे दिख नहीं रहा है थोड़ा सा, अगला हम लोग देखते हैं, कमज़ोर छात्र को प्रेरित करने के लिए शिक्षक को करना चाहिए। देखिए, कमज़ोर कैसे बच्चे होते हैं जो कक्षा में सबसे कमज़ोर हो गया, अब उस बच्चे को कैसे प्रेरित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो ये शिक्षक को क्या करना चाहिए? शिक्षक को अच्छे काम के लिए प्रशंसा उसकी करनी चाहिए। सबसे पहले बच्चों की प्रशंसा करनी चाहिए और उत्तम काम करने के लिए उन्हें कहना चाहिए। ठीक है, अगर उसे हम लोग अच्छे कमज़ोर रहेगा और उसे कमज़ोर कहते जाएंगे तो और कमज़ोर होता चला जाएगा। इसलिए उसकी प्रशंसा, अगर थोड़ा बहुत भी वो कुछ करता है तो उसकी प्रशंसा करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तभी वो बच्चे को उत्साहित होगा और उत्साहित होकर वो आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, प्रयास करेगा कि ऐसा भी होता है, चलिए हम भी मेहनत करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि डिस्लेक्सिया संबंधित है, तो डिस्लेक्सिया किससे संबंधित है? तो ये आपका सही उत्तर होगा पठन की कठिनाई से। पठन की कठिनाई से संबंधित है डिस्लेक्सिया। ठीक है, अगला सवाल है, छात्रों के व्यक्तिगत अंतरों को सुलझाने के लिए विद्यालय किस प्रकार सहायता मुहैया करा सकता है? तो इसको विद्यालय किस प्रकार सहायता मुहैया करा सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा छात्र केंद्रित पाठ्य चर्चा अनुसृत करना और छात्रों को बहुविधि अधिगम सुविधाएं प्रदान करना। छात्र को क्या है कि छात्र केंद्रित पाठ्यचर्या होनी चाहिए। ठीक है, यानी अनुसृत करना है और छात्रों को बहुविधि अधिगम सुविधाएं प्रदान करना। बहुविधि अधिगम चाहे जितने विधि से हो सके उस विधि को अपनाने की ज़रूरत होती है, तब जाकर के अंतर सुलझ सकता है और ये मुहैया हम लोग को करवाना चाहिए बच्चों को। चलिए आगे देखते हैं, शिक्षण अधिगम विधि से व्यक्तिगत ध्यान जो है वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आपका सही उत्तर जो होगा ये होगा बी का, कि इसमें होगा क्या कि शिक्षक और प्रशिक्षण कार्यक्रम इसे निर्धारित करते हैं। शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम इसे निर्धारित करते हैं, तो व्यक्तिगत ध्यान जो है महत्वपूर्ण रखता है शिक्षण अधिगम में। ठीक है, अगला सवाल है, सृजनशील छात्र का गुण होता है। जो बच्चे सृजनशील होता है उसमें क्या गुण होता है? तो उसमें वो क्या होता है? चिंताग्रस्त होता है। सृजनशील, एक मिनट, चिंताग्रस्त होता है और इससे उसमें क्या होता है कि चिंतन शक्ति ज़्यादा होती है। ठीक है, अगला सवाल जो है वो हमारा अगला सवाल है, मानसिक संघर्ष का एक महत्वपूर्ण कारण है। मानसिक संघर्ष होता है इसका एक महत्वपूर्ण कारण क्या है? तो इसका महत्वपूर्ण कारण है कि देखिए, यौन आकांक्षाओं का दमन, आत्मसम्मान और प्रतिष्ठा की क्षति, खराब जो होता है ना, अंतर्वैयक्तिक संबंध, ये सभी होता है। ठीक है, ये मानसिक संघर्ष है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं,
जो सवाल है, मूल्यांकन को उपयोगी और रोचक, मूल्यांकन जो है, जो मूल्यांकन करेंगे उसको उपयोगी और रोचक विधि बनाने के लिए किसी को भी सावधानी बरतनी होगी। तो कौन सी सावधानी बरतनी होगी? तो ये होगा आपको छात्रों को बुद्धिमान अथवा औसत विद्यार्थियों के रूप में स्वीकृत करने में। ठीक है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से उत्प्रेरणा से कौन सा कारक संबंधित नहीं है? यहाँ ध्यान देना है, क्वेश्चन में ध्यान देंगे हम लोग क्या इसमें कौन से संबंधित नहीं है। ठीक है, संबंधित कौन नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो इसमें देखिए नंबर ये में जैसे दिया है इच्छा रुचि, तो ये तो संबंधित है, इच्छा रुचि संबंधित रखता है। उत्प्रेरणा जो होती है वो तो इच्छा से ही उत्प्रेरणा होती है। जीवन के उद्देश्य अगर है तो उत्प्रेरणा जो है वो तो होगा ही। ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य भी होगा। तो सही उत्तर आपका ये होगा शारीरिक तंदुरुस्ती। ठीक है। अगला जो है उसमें आंसर है क्या? उच्च वृद्धि लब्धि संपन्न एवं एक छात्र अध्ययन में अच्छा नहीं कर सक रहा है। उच्च वृद्धि लब्धि जो है संपन्न एक छात्र अध्ययन में अच्छा नहीं कर रहा है, तो शिक्षक के लिए सबसे अच्छी क्रिया विधि क्या है? शिक्षक के लिए सबसे अच्छी क्रिया विधि की बात करें, ठीक है, तो इसमें आपका हो जाएगा सही उत्तर बी, उसकी न्यून उपलब्धि के लिए कारकों की खोज करना। न्यून जो उपलब्धि करेगा उसके कारण का खोज करना, ये है शिक्षक के लिए सबसे अच्छी क्रिया विधि। अगला सवाल है ये आपकी कक्षा के कुछ छात्र विशिष्ट रूप में मेधावी हैं। विशिष्ट रूप में कैसा है? विशिष्ट रूप में मेधावी है और आप उन्हें पढ़ाएंगे। तो यदि कोई बच्चा मेधावी है तो उन्हें हम कैसे पढ़ाएंगे? उसे समृद्ध पाठ्यचर्या के प्रयोग के द्वारा पढ़ाएंगे। समृद्ध पाठ्यचर्या के प्रयोग द्वारा पढ़ाएंगे। कक्षा में कोई पाठ शुरू किया जा सकता है। तो कक्षा में अगर कोई भी पाठ हम लोग शुरू करते हैं तो उसमें क्या क्या ज़रूरत होती है? तो पहला तो ये है कि प्रश्न पूछकर, ठीक है, विवरण देकर, कहानियाँ सुनाकर, इनमें सभी हम लोग सकते हैं, क्योंकि रोज़ जो है कुछ न कुछ अलग करके पाठ को शुरू किया जाता है ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित रहे। ठीक है। अगला सवाल, कहानी सुनाने की सफलत रणनीति बनाने के लिए किसी शिक्षक को क्या करना चाहिए? अरे कहानी सुनाने की जो सफल रणनीति अगर बात करें तो किसी शिक्षक को क्या सुनाना चाहिए? तो देखिए इसमें संप्रेषण कौशल और भागिमय से कहानी को रोचक बनाना है। ठीक है, भाव के अनुसार से कहानी को हम लोग रोचक बना सकते हैं अपने भाव को दिखाकर। ठीक है। दूसरा क्या, कहानी में स्वाभाविक घटना को बनाए रखना है। उसमें स्वाभाविक घटना को तोड़ना नहीं, बनाए रखेंगे, ये ज़्यादा सही है। कहानी के पात्रों का सही ढंग से चित्रण और आज की जीवन की स्थितियों से तुलना करना जरूरी है। जब कोई भी कहानी सुनाएंगे तो उसमें ये इम्पोर्टेंट होता है कि आज की कहानी जैसे पहले की कहानी बताकर अभी आज की स्थिति के बारे में उसको कंपेयर कराना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें सभी इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल जो है, छात्रों को गृह कार्य देते समय निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक नहीं है? यहाँ पे नोट रखना है कौन सा नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन से आते हैं कि कौन सा इसमें जब गृह कार्य हम बच्चों को दे रहे हैं तो उसमें से कौन सा आवश्यक नहीं है, क्या आवश्यक नहीं है? तो इसका सही उत्तर आपका होगा गृह कार्य का उद्देश्य समझाना, ये नहीं होगा। ठीक है, उद्देश्य समझाना। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, कक्षा के श्यामपट्ट व्यवहार करते समय निम्नलिखित में से किस बिंदु पर ध्यान दिया जाता है? जब श्यामपट्ट में बोर्ड में व्यवहार करते हैं तो उस समय क्या चीज़ कौन सी बिंदु पर ध्यान नहीं दिया जाता है, ध्यान दिया जाना चाहिए, दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर जो होगा इनमें सभी होगा। देखो स्पष्ट और पठनीय शब्दों में लिखना है ताकि हर एक बच्चा को समझ में आ जाए। रेखा चित्र बनाते समय बहुरंगी चौक का भी उपयोग करना है। तरह तरह के कलर का भी अगर उपयोग करते हैं तो बच्चे को ज़्यादा आकर्षित करके रखेगा। श्यामपट्ट पर सीधी रेखा
खींचना है। अब टीचर ही अगर ऐसे ऐसे खींचेंगे तो नहीं होगा, आपको सही रेखा खींचना इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो इनमें सभी होगा। अगला सवाल क्या है कि मनो दिख रहा है, चलिए क्या है कि मनोविश्लेषण सिद्धांत के अनुसार विसामान्य व्यवहार होने के कारण है। ठीक है, तो विसामान्य व्यवहार होने के कारण क्या है, मनोविश्लेषण सिद्धांत के अनुसार से, मनोविश्लेषण सिद्धांत के अनुसार से विसामान्य व्यवहार होने के कारण क्या है, तो इसका सही उत्तर जो है वो होगा व्यक्ति की दमित इच्छा। व्यक्ति की दमित इच्छा क्या होगा, व्यक्ति की दमित इच्छा होगा। चलिए सामाजिक अध्ययन को में हम लोग कुछ चुके हैं सामाजिक, तो इसमें हम लोग देखते हैं अगला सवाल जो है वो है मानव द्वारा की जाने वाली कृषि का प्राचीनतम संकेत इतिहासकारों ने कहाँ से प्राप्त किया, ये कहाँ से प्राप्त किया गया है, तो इसका सही उत्तर होगा गारो पर्वत से प्राप्त किया गया है। अगला सवाल है नवपाषाण युग में कृषकों और गोपालकों का जीवन शिकार और संग्राहकों के जीवन से कैसे भिन्न थे। पहला क्या है, कृषकों और गोपालकों का जीवन, ठीक है, और ये शिकारी संगठक जो संग्राहकों, ये दोनों के जीवन में क्या भिन्न है, माने क्या अंतर है, तो इसका अंतर क्या है, तो इसमें देखिए कृषक एक ही स्थान पर लंबे समय तक रहा करते थे, लेकिन जो शिकारी करते थे उन लोग संग्राहक जो थे उन लोग नियमित रूप से एक स्थान पर नहीं रहते थे, वो क्या करते, स्थान बदलते रहते थे। ठीक है, बात सही है। अगला देखते हैं कृषक और गोपालक अपनी ज़रूरत से अधिक फसल उगाते, लेकिन जो शिकारी संग्राहक है अपनी ज़रूरत का ही संग्रहण करते थे, या अधिक करते थे लेकिन बस अपने भर का करते हैं। अगला देखिए कि कृषक अतिरिक्त खाद भंडारण करते थे या बाज़ार में बेचते थे, लेकिन ज़्यादा करता था तो बाज़ार में बेचते थे, और लेकिन शिकारी लोग क्या है, शिकारी संग्राहक जो था वैसे नहीं करते थे, उसको आज से मतलब था। तो इनमें सभी उत्तर सही होगा। चलिए अगला देखते हैं कि दिया है क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा हड़पाई स्थल पाए गए। हड़पाई स्थल सबसे ज़्यादा भारत के किस राज्य में पाया गया है। ठीक है, तो कौन से राज्य में पाया गया है, तो ये आपका सही उत्तर होगा गुजरात में पाया गया है। ठीक है, तो इसमें हम लोग यहाँ देखिए क्या है कि बिंदुसार के शासनकाल के दौरान अशोक को कहाँ के गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया था। तो ये उज्जैन का था। कहाँ का था, उज्जैन का। दिल्ली में सीरी का किला शहर का प्रतिष्ठाता कौन था। ये सीरी जो है, सीरी का किला जो था, सीरी का किला ये जो शहर है, ठीक है, इसका प्रतिष्ठा कौन था वहाँ के प्रतिष्ठित। तो इसमें आपका सही उत्तर जो होगा वो होगा अलाउद्दीन खिलजी था। ठीक है, अकबर के शासनकाल के दौरान गुप्तचर तथा सैन्य विभाग के प्रधान मंत्री को किस नाम से जाना जाता था। ठीक है, जो पद में होते थे उस मंत्रियों को किस नाम से जाना जाता था, तो इसका सही उत्तर होगा मीर बख्शी के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने भारत के डाक टिकट का परिवर्तन किया। कौन से ब्रिटिश शासन गवर्नर जनरल था जिन्होंने भारत का डाक टिकट को क्या किया, परिवर्तन किया। तो इसका सही उत्तर जो है वो होगा बी, लॉर्ड डलहौजी था। लॉर्ड डलहौजी ने भारतीय डाक टिकट का क्या किया, परिवर्तन किया। बेगार का अर्थ क्या होता है। देखिए बेगार का अर्थ अगर पूछा जाए तो बेगार माने होता है ज़बरदस्ती, बेगार माने ज़बरदस्ती मजदूरी कराना। ठीक है, अगला सवाल है निम्न में से किस इतिहासवेता ने 1857 के विद्रोह को
प्रथम स्वतंत्रता की लड़ाई के रूप में पुकारा था। प्रथम स्वतंत्रता की लड़ाई के रूप में कौन से इतिहासवेत्ता था जो 1857 में जिन्होंने लड़ाई का रूप, स्वतंत्रता लड़ाई का रूप पुकारा था? तो ये आपका यदि बोला जाए तो सही उत्तर कौन सा होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट में कीजिए। ठीक है, तो इसका सही उत्तर अगर देखेंगे तो सही उत्तर होगा वी.डी. सावरकर, वी.डी. सावरकर। ठीक है, अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से राजा राम मोहन राय के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो इससे सही उत्तर होगा जो वो है डी, उन्होंने प्रदर्शित किया कि हिंदू धर्म इस्लाम और ईसाई से बेहतर है। ऐसा इन्होंने नहीं बोला था, ऐसा प्रदर्शित नहीं किया था। ठीक है, तो ये आपका गलत होगा। ठीक है, तो जो गलत कौन सा सही नहीं है उसको बताने बोला था, नहीं जो गलत है उसको बताने बोला है, ये आपका गलत बात है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल जो है क्या है कि भारत में शिक्षा के विकास में अंग्रेजों द्वारा उठाया गया पहला कदम कौन सा अधिनियम है? पहला कदम अधिनियम जो है, क्योंकि शिक्षा के विकास में अंग्रेज जो था, जो अंग्रेज़ों ने जो कदम उठाया वो पहला कदम जो था वो अधिनियम कौन सा अधिनियम था? तो इसका सही उत्तर होगा 1813 ईस्वी के चार्टर अधिनियम। 1813 ईस्वी के चार्टर अधिनियम। अंग्रेज़ों ने कौन सा नियम, अंग्रेज़ों ने जो पहला कदम शिक्षा के विषय में उठाया था, शिक्षा विकास में, वो 1800 कब उठाया था? तो 1813 में उठाया था और चार्टर अधिनियम था। ठीक है, मध्य भारत के निम्न में से कौन समुदाय पारंपरिक रूप से लोहा प्रगालक था? तो प्रगालक था, हाँ सही है। तो प्रगालक जो था वो कौन सा था? तो इसमें बता रहे हैं कि सही उत्तर अगर देखा जाए तो देखिए बाइगा, भील, गौड़ यानी ये सभी था। उपयुक्त सभी को हमने आपको कई बार बोला कि उपयुक्त सभी जो है ये अधिकतर सही ही रहता है, गलत नहीं होता है। चलिए अगला सवाल है, फूट डालो राज करो की रणनीति को अपनाने वाला था। फूट डालो राज करो की रणनीति अपनाने वाला कौन था? लॉर्ड कर्जन था। किसने अपनाया था? लॉर्ड कर्जन ने। निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 सालों के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे, कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया, तो कौन थे? तो इससे सही उत्तर होगा अब्दुल कलाम आज़ाद जी जो थे, अब्दुल कलाम आज़ाद। अगला सवाल है तो इसको हम लोग देखेंगे। अगला सवाल क्या है, कौन गांधी जी के सर्वप्रथम राष्ट्रपिता के रूप में पुकारा था? गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता के रूप में किसने पुकारा था? सुभाष चंद्र बोस ने पुकारा था। ठीक है, अगला देखते हैं, किस भारतीय सेना ने भारत संघ की संघीय इकाई का अंग होने के लिए देशी रियासतों को बाध्य किया था? भारत संघ के इकाई का अंग होने के लिए। ठीक है, तो किस भारतीय नेता, कौन से भारतीय नेता था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन से, किस वर्ष यह सहयोग आंदोलन शुरू हुआ? तो यह सहयोग आंदोलन जो शुरू हुआ था वो आपका है 1948 ईस्वी में शुरू हुआ था। 1948 ईस्वी में हुआ था। अगला जो है सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है कि निम्नलिखित में से किसको महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है? महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है, तो किसको हटाया जा सकता है? ये आपका सही उत्तर होगा किसी राज्य के राज्यपाल को। अगला सवाल देखते हैं, भारत का राष्ट्रपति प्रमुख होता है पूरा राष्ट्र के होते हैं। ठीक है,
अगला सवाल हम लोग देखते हैं, स्वतंत्र भारत के सर्वोदय तथा भूदान आंदोलनों का प्रस्तावक कौन था? तो इसका प्रस्तावक कौन था? स्वतंत्र भारत का जो सर्वोदय हुआ, भूदान आदाल ये आंदोलन में का जो प्रस्तावक था, तो पहला था ये आचार्य विनोबा भावे था। ठीक है, अगला क्वेश्चन से आवाज़ सही से जा रही है, फिर नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। चेरो शासकों ने झारखंड के किस जिले में राज किया था? झारखंड के कौन से जिले में राज किया था चेरो शासक? चेरो शासक झारखंड के कौन से जिला में राज किया था? तो इसका सही उत्तर होगा, तो ये आपका सही उत्तर अगर देखा जाए तो होगा आपका पलामू होगा। ठीक है, जीएसटी का पूरा नाम क्या है? ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, जीएसटी का पूरा नाम क्या है? तो आपका होगा गुड्स एंड द सर्विस टैक्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन से जो नहीं दिख रहा है, चलिए देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा धातुओं की जोड़ी पृथ्वी के क्रोड का निर्माण करती है? पृथ्वी की क्रोड का निर्माण करती है, धातुओं की जोड़ी। ठीक है, कौन सी धातु की जोड़ी है जो पृथ्वी के क्रोड के निर्माण करती है? तो इसका यदि हम लोग सही उत्तर देखते हैं तो लोहा और निकल होगा, जिससे क्रोड बना है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या है, निम्न में से कहाँ सभी अक्षांशों पर साल के कम से कम एक बार मध्याह्न का सूरज ठीक सिर के ऊपर रहता है? ठीक सिर के ऊपर 12 बजे के टाइम जो मध्याह्न का जो समय होता है, उस समय सिर के ऊपर सूरज पूरा आ जाता है। तो साल में कम से कम एक बार आता है। तो सभी अक्षांश पर, ठीक, कहाँ सभी अक्षांश पर ऐसा होता है? ठीक, तो इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा कर्क रेखा मकर रेखा के बीच। जब कर्क रेखा मकर रेखा के बीच होता है तभी ऐसा होता है, देखने को मिलता है। ठीक है, भूकंप होता है क्योंकि भूकंप जो होता है क्यों होता है? तो इसका सही उत्तर आप देख सकते हैं, लिथोस्फीयर्स की प्लेटें गतिशील होती है जो भूमि पृष्ठ को कंपायन कराती है, तब जाके हमारी भूमि हिलने लगती है। कौन से होता है? लिथोस्फीयर की प्लेटें गतिशील करती है, इसीलिए भूकंप होता है, पूरा याद रखना है। ठीक है, लिथोस्फीयर की प्लेटें गतिशील जब करती है और तो इसलिए धरती हिलती है। अगला जो सवाल है वो आपका होगा, एशिया और यूरोप महादेश को, इसे दोनों क्या है, एशिया यूरोप महादेश है। ठीक है, एशिया महादेश में हमारा भारत है। तो इसको पृथक करने वाली पर्वत, दोनों को अलग करने वाला जो पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, तो कौन सा पर्वत श्रृंखला है? तो इसका सही उत्तर होगा यूराल। यूराल इस पर्वत है, यूराल। ठीक है, यू से यूरोप। ठीक है, यूराल यूरोप एशिया को अलग करने वाली पर्वत श्रृंखला है। अगला देखते हैं, ट्रक के टायरों को नष्ट करने की सर्वाधिक पर्यावरणीय अनुकूल पद्धति है? कौन सी पद्धति है? ये होगा खेल का मैदान के पृष्ठ उन्हें पुनः चक्रित करना। खेल के मैदान को पुनः चक्रित करना, ये आपका हो जाएगा। अगला जो सवाल है, आइए नेक्स्ट सवाल पे की ओर हम लोग चलते हैं। तो अगला सवाल जो है 88 का देखते हैं, है ना। तो इसके अगला सवाल हम लोग 88 तक हो चुके हैं दोस्तों। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजन चक्र में मानव हस्तक्षेप का परिणाम नहीं है? नाइट्रोजन चक्र में मानव हस्तक्षेप का परिणाम नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका एस्ट्रेडोस्फीयर में ओजोन का अवक्षय, एस्ट्रोडेस्फीयर में ओजोन का अवक्षय। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ोतरी कारण है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड जो बढ़ता है उसका मेन कारण क्या है?
तो इसका मेन कारण जो है पृथ्वी को तापमान में वृद्धि के कारण होता है, ठीक है, पर तापमान का वृद्धि। नेक्स्ट सवाल, बाढ़ प्रभावित समतल भूमि उर्वरक क्यों होती है? ये बाढ़ प्रभावित समतल भूमि उर्वरक क्यों होती है? तो इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा बाढ़ कीचड़ ले आती है जो पोषण समृद्धि होती है। बाढ़ प्रभावित समतल भूमि उर्वरक हो जाती है, या समतल भूमि है जब बाढ़ होता है उसके साथ में क्या होता है, कीचड़ ले आती है और ये पोषण जो होता है समृद्ध होती है। अगला सवाल है नेक्स्ट, और ये सवाल है आपके लिए, निम्नलिखित में से भारत के किस क्षेत्र में अत्यंत विरल रूप में फैले ग्राम पाए जाते हैं? चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत के किस क्षेत्र में अत्यंत विरल रूप में फैले ग्राम पाए जाते हैं? अत्यंत विरल रूप में फैले ग्राम पाए जाते हैं तो ये आपका होगा मालाबार पठार जो होते हैं यहाँ पे अत्यंत विरल रूप में फैले गांव पाए जाते हैं, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड में नहीं पाया जाता है? देखिए झारखंड में क्या नहीं पाया जाता है, तो अभ्रक ये तो अब पाया जाता है, ठीक है, तांबा पाया जाता है, चूना पत्थर पाया जाता है, सोना नहीं पाया जाता है, हम लोग सोना में टिक करेंगे। अगला क्या है, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है, यानी झारखंड का सबसे कम जो है वो कौन से जिला में जनसंख्या है? तो सबसे कम जो है इसमें कौन सा है? तो ये आपका सही उत्तर होगा लोहरदगा में, सबसे कम लोहरदगा में है जनसंख्या की दृष्टि से। जमशेदपुर के टाटा आयर स्टील कंपनी को पर्याप्त जल की आपूर्ति किस नदी में होती है? तो कौन सी नदी से ज़्यादा हम लोगों ने जल मिलती है? ये आपका सही उत्तर जो है वो होगा स्वर्णरेखा नदी, ठीक है। अगला है, झारखंड में सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला, सबसे कम साक्षरता की बात करें झारखंड में तो ये आपका सही उत्तर होगा पाकुड़, ठीक है। झारखंड में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या का घनत्व है, झारखंड में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या का घनत्व जो है ये आपका कितना है, 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होगा। अलग मिश्रित कृषि से आवश्यक है, मिश्रित कृषि जो है इसका क्या आशय है, मतलब क्या इसका मतलब है, इसका अर्थ क्या है? तो ये आपका जो है सही उत्तर होगा ये का खाद एवं चारा फसलों के उपजाने के साथ साथ पशुचारण, यानी कि देखिए जैसे हम लोग खाद उपजाएंगे खाने के, जैसे धान उपजा रहे हैं तो जो बिचाली होगी वो पशु खाएंगे, यानी ऐसे किसान जो पशुपालन भी कर रहे हैं और खेती भी कर रहे हैं, दोनों साथ साथ में किया जाता है, उसको मिश्रित कृषि कहते हैं। अगला देखिए, अगला जो है सवाल, यह भारत में फसलों के निम्न समूहों में से किसे रबी मौसम के दौरान उगाया जाता है? तो रबी मौसम में जो उगाया जाता है वो आपका सही उत्तर क्या होगा? रबी मौसम में देखिए गेहूँ, जौ, चना ये तो उपजाया जाता है। जो चावल मक्के तो अभी हो गया, अभी का सीजन जो चल रहा है, ठीक है, सावन। तो रबी फसल खरीफ फसल, देखिए रबी फसल खरीफ फसल याद रखने की तरीका है, देखिए जब बरसात होती है, ठीक है, वर्षा होती है तो पानी पड़ता है, ठीक है, तो किच होता है और इसमें क्या होता है, खराब हो गया ना, तो खराब हो गया तो इसी को खराब मौसम में खरीफ फसल बना दीजिए, ठीक है। और जब अच्छा मौसम होता है, ठंडे का महीना, जनवरी फरवरी मस्त महीना जब होता है तो आपका गेहूँ, जौ और चना इसे उगाया जाता है, ठीक है। चलिए समझ में आ गया होगा। आगे देखिए 99 का जो है क्वेश्चन, अनेकता में एकता की बात भारत में किसने परिवर्तित किया था? भारत में किसने परिवर्तित किया था अनेकता में एकता की बात को? तो इसका सही उत्तर जो है, सही उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। कौन सरकार का कार्य नहीं है? सरकार का कार्य क्या नहीं है, ठीक है। तो इसका उत्तर होगा आपका किसी व्यक्ति तथा उसके रिश्तेदारों के बीच संपत्ति संबंधी
विवाद का निपटारण करना ये सरकार के कार्य नहीं है। अगला क्वेश्चन से निम्न में से मानवीय तथा राजनीतिक अधिकार नहीं है। मानवीय तथा राजनीतिक अधिकार नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा, और इसका सही उत्तर जो है वो होगा बी नंबर की संपत्ति का अधिकार। ठीक है, अगला सवाल चलिए चलते हैं हम लोग। कानून का ऊपर पद का तात्पर्य है। कानून के ऊपर जो पद है उसका क्या तात्पर्य है? तो उसका क्या तात्पर्य है? उसका तात्पर्य है राष्ट्र कानून के प्रति उत्तरदायी नहीं है। वो राष्ट्र कानून के प्रति उत्तरदायी नहीं है। अगला देखिए 3 नंबर जो है, 3 नंबर का है स्वर्ण रेखा के रूप में किस कृषि उत्पाद को संदर्भित किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा जूट का। सही उत्तर होगा जूट का। कृषि उत्पाद को संदर्भित किया जाता है क्या? स्वर्ण रेखा के रूप में, स्वर्ण रेखा के रूप में किया जाता है, तो जूट का किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक संशोधन पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया है? ये संवैधानिक संशोधन पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया है, तो किसने दिया है? ये आपका होगा सी का 73वां संशोधन 1992। 73वां संशोधन 1992 में संवैधानिक संशोधन पंचायतों का संवैधानिक दर्जा दिया गया है। अगला सवाल, बागवानी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मौसम का प्रकार। बागवानी के लिए सबसे अच्छा मौसम जो है वो कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा भूमध्य सागरीय मौसम का प्रसार, भूमध्य सागरीय। चलिए अगला सवाल हम लोग इसको देख लेते हैं। जो है मध्याह्न भोजन कार्यक्रम चालू होने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? मध्याह्न भोजन कार्यक्रम जो चालू हुआ, ये चालू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो पहला राज्य इसका बोला जाए तमिलनाडु था, जहाँ से मध्याह्न भोजन स्टार्ट हुई। इसके बाद अगला सवाल देखते हैं। संविधान द्वारा प्रत्याभूत समानता किन 2 तरीकों से सरकार क्रियान्वित करती है? तो इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा कानून बनाकर योजनाएं तथा स्कीम का कार्यान्वयन करना होता है सही उत्तर। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। सही से बताओ तो अभी तक कुछ लाइक नहीं किए, सब्सक्राइब नहीं किए, तो काम कर लीजिए, ताकि आपसे बहुत अच्छा से इससे बेटर आपको वीडियो लेके आने वाले हैं आपके पास। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन राज्य का द्विसदनीय विधायिका नहीं है? द्विसदनीय विधायिका नहीं है, कौन नहीं है? तो राजस्थान में जो है, राजस्थान राज्य ऐसा है जहाँ द्विसदनीय विधायिका नहीं है। ठीक है। मानव पूंजी में निवेश का क्या अर्थ है? मानव पूंजी में निवेश का क्या अर्थ है? तो मानव पूंजी में निवेश का सही अर्थ जो है सभी को सही शिक्षा देना, सभी को सही शिक्षा देना, ये मानव पूंजी निवेश है। ठीक है। अगला सवाल जो है वह है मंत्रियों के कौन 3 स्तर किसी राज्य के लिए संभव है? मंत्रियों के लिए 3 स्तर किसी राज्य के लिए संभव है? तो इसका सही उत्तर होगा कैबिनेट मंत्री राज्य, कैबिनेट मंत्री राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री तथा उप मंत्री। सही उत्तर होगा ये का।
चलिए ठीक है। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। निम्न में से कौन से राज्य अपनी उच्च कृषि विकास दर की सहायता से गरीबी हटाने में पारंपरिक रूप सफल रहे हैं? कौन सा राज्य की बात कर रहे हैं जो अपने उच्च कृषि विकास से अपनी उच्च कृषि विकास दर जो है उसको गरीबी हटाने में क्या किया, पारंपरिक रूप सफल रहा है, पारंपरिक रूप को अपनाया वो सफल रहा है। तो इसका सही उत्तर होगा केरल और पश्चिम बंगाल, केरल तथा पश्चिम बंगाल। औसत आय है, औसत आय क्या है? तो औसत आय जो है कुल राष्ट्रीय आय देश की जनसंख्या, कुल राष्ट्रीय आय बाय देश की जनसंख्या। अगला सवाल है, निम्न में से प्लास्टिक मृदा का उदाहरण है, प्लास्टिक जो मृदा है तो इसका क्या मुद्रा है? प्लास्टिक मुद्रा का जो उदाहरण है, देखिए सॉरी, इनमें से प्लास्टिक मुद्रा का उदाहरण जो है वो कौन है? तो इसका जो है क्रेडिट कार्ड जो है ये प्लास्टिक मुद्रा का उदाहरण है। मैंने 5,10,000 रुपये एक मारुति स्विफ्ट डिजायर गाड़ी बुक किया था। गाड़ी की सुपुर्दगी 6 महीने में करनी थी, किस्त भरनी थी। गाड़ी जो है सुपुर्दगी में देर हुआ, गाड़ी की कीमत बढ़कर कितना हो गया? 5,25,000 रुपया हो गया। तो इस मामले में हम क्या कह सकते हैं? आप इस मामले में आप बी का कह सकते हैं, मुझे 15,000 रुपया भुगतान करने की कोई देयता नहीं है क्योंकि देर काल डीलर द्वारा हुआ था। ठीक है। अगला, झारखंड के कितने भूमि क्षेत्र के लिए उपयुक्त है? झारखंड के लिए भूमि क्षेत्र के लिए उपयुक्त है, कितना उपयुक्त है जिसका यूज किया जाता है? तो ये आपका 38 लाख हेक्टेयर भूमि ऐसी है जो क्षेत्र है उपयुक्त है। ठीक है। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं और अगला सवाल है यही आपका है स्क्रीन में दोस्तों। NCF 2005 के अंतर्गत सामाजिक अध्ययन की पाठ्यचर्या केंद्रित है। NCF 2005 के अंतर्गत सामाजिक अध्ययन की जो पाठ्यचर्या है वो आपका बच्चों पर है, वो आपका उत्तर बच्चों पर है। निम्नलिखित में से किस स्थिति के अंतर्गत कक्षा के बाहर सीखने का क्रियाकलाप सफल होगा? इसका सही उत्तर दोस्तों इनमें सभी वाला आंख बंद करके मारना है, बहुत कम गलत होगा, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सही होता है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति अध्ययन पद्धति का एक महत्वपूर्ण लक्षण है? अध्ययन पद्धति का एक महत्वपूर्ण लक्षण जो है वह है कक्षा में बिना निष्कर्ष के कोई कहानी प्रस्तुत करना। कक्षा में बिना निष्कर्ष का कोई कहानी प्रस्तुत करना ये व्यक्ति अध्ययन पद्धति का महत्वपूर्ण लक्षण है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। शिक्षण के पूछताछ वाले अधिगम अपनाकर किसी छात्र द्वारा निम्न में से किस गतिविधि को अपनाया नहीं जाएगा? पूछताछ वाला जो अधिगम अपनाकर हम लोग को किसी भी छात्र द्वारा निम्नलिखित में से किस गतिविधि को अपनाया नहीं जाएगा? किस गतिविधि को अपनाया नहीं जाएगा? देखिए पहले सवाल को, क्वेश्चन को ज़्यादा हम लोग समझेंगे तब जाके आंसर तो आसान होगा। आंसर तो मात्र एक वर्ड में होता है लेकिन क्वेश्चन लंबा होती है। क्वेश्चन समझ गए तो उसी में आंसर छुपी होती है। ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा प्रश्नोत्तर। पूछताछ में क्या प्रश्नोत्तर का ही होगा ना। चलिए अगला सवाल जो है वो अगला सवाल हम लोग देखने वाले हैं और पूरा का पूरा 120 में हम लोग आके रुके हैं दोस्तों। तो चैनल को अभी तक कभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं और लाइक नहीं किए हैं और वीडियो देख रहे हैं तो आप बेईमानी कर रहे हैं, बेईमानी ना करें, ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए अच्छा है, भूल गए होंगे देखने का इरादे में। और ये लास्ट सवाल है दोस्तों। विभिन्न विषयों में शिक्षक द्वारा प्रयोगशाला कार्य को
जो है पर्याप्त महत्व न दिए जाने का एक कारण क्या है। तो इसका ये कारण क्या है, तो इसका सही उत्तर है सी नंबर का होगा, यह मूल्यांकित नहीं होता है। चलिए पूरा का पूरा आज का सेशन यहीं पे हम लोग विराम देते हैं। नेक्स्ट कल फिर हम लोग 120 क्वेश्चंस 100 क्वेश्चंस तो ज़रूर देखेंगे पर डे 100 क्वेश्चन इसमें देखेंगे सुबह 100 शाम, तो 200 से 400 क्वेश्चंस देखने की प्रयास करेंगे। धीरे धीरे हाई लेवल तक लेके चलेंगे। एक एक दिन में 1,000 क्वेश्चंस को देखना है, तब जाके आसान हो जाएगी जेटेट। थैंक यू सो मच।